तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक 30 इयर्स के आदमी में मेलेबल पेनाइल इम्प्लांट रिजिकॉन का रिजी 10 लगाने वाले हैं। ये पेशेंट को है वेनोजेनिक लीक या वेनोक्लूसिव डिजीज, जिस कारण से इरेक्शन आता है पर इरेक्शन रुकता नहीं है। ऑलरेडी एक मैरिज खराब हो चुकी है बिकॉज इंटरकोर्स नहीं कर पाए, मेडिसिन टेस्ट सब हो चुके हैं और फाइनल सोल्यूशन जो इनके लिए बेस्ट रहेगा वो रहेगा इम्प्लांट, बिकॉज दवाइयाँ सूट नहीं करती है, इंजेक्टेबल्स यूजफुल नहीं है और नई मैरिज में अच्छा इंटरकोर्स करने हैं, बच्चे करने हैं, हर पर्पस के लिए इम्प्लांट जो है वो बेटर चॉइस है। तो आज हम करेंगे इस पेशेंट में रिजी 10 मेलेबल पेनाइल इम्प्लांट। ड्यूरिंग द सर्जरी में आपको स्टेप तो दिखा हुआ है, बट स्टेप से ज्यादा है। आज हम मेलेबल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या टाइप्स के आते हैं वो समझेंगे। मेरे असिस्टेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कॉमन क्वेश्चंस जो मेलेबल के बारे में पेशेंट पूछते हैं, और हम जानेंगे किस तरीके से ये एक सिंपल 10 मिनट 15 मिनट्स की सर्जरी से आप अपना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक कर सकते हैं, अपना इरेक्शंस ओके कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं और कैसे अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सर्जरी। मैलिएबल पेनाइल इम्प्लांट्स का मैकेनिज्म किस तरह का होता है? तो मेलेबल पेनाइल इम्प्लांट्स में ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बेंडिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब कि ये इम्प्लांट्स को नॉर्मल अवस्था में डेली रूटीन में डाउन की तरफ रख सकते हैं और जब इंटरकोर्स करना हो तो इनको ऊपर कर सकते हैं। तो मेलेबल इम्प्लांट्स के बेंडिंग मैकेनिज्म अलग अलग इम्प्लांट्स में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडियन इम्प्लांट है, शार्प प्रोस्थेसिस है, उसमें बेंडिंग मैकेनिज्म प्योर सिलिकॉन का होता है। तो उस इम्प्लांट में क्या होता है, 3 तरह के सिलिकॉन के पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है जो आगे जाता है, वो पार्ट हार्ड होता है, वो सेक्स के लिए होता है। एक पार्ट है जो जाता है शरीर के अंदर, वो सेमी सॉफ्ट होता है, और उन दोनों के बीच में हिंज रीजन होता है जो सॉफ्ट होता है, जिसके बेसिस पे इम्प्लांट को अप एंड डाउन बेंड कर सकते हैं। पर वो सिलिकॉन का होता है, इसलिए उसकी ओवर बेंडिंग से केवा खराब हो सकता है। बाकी जो इम्प्लांट्स है उसमें ये हिंज रीजन या बेंडिंग रीजन मेटल का होता है। रिजिकॉन रिजी 10 है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। टेक्ट्रा है वो भी स्टेनलेस स्टील कॉइल्ड होता है। कोलोप्लास्ट है वो सिल्वर का होता है। तो डिफरेंट टाइटेनियम के भी आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लांट में डिफरेंट मेटल के हिंज होते हैं, और इन हिंज के वो हिंज में कई कुछ हिंजेस है जो सुपर कॉइल्ड होती है, कुछ हिंजेस है जो स्ट्रेट मेटल रॉड होती है। इस तरह बनाई गई है ताकि पेशेंट को इरेक्शन के टाइम पे स्टिफनेस मिले और डाउन के टाइम पे कंफर्ट मिले। और डिफरेंट इम्प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं और हर मैकेनिज्म से डिसाइड होता है कि इम्प्लांट किस तरीके से काम करेगा, कितनी हार्डनेस देगा, क्या कॉम्प्लिकेशन हुई और कितनी कंसीलेबिलिटी आएगी। मैलिएबल इम्प्लांट्स को पेनिस के अंदर कैसे डाला जाता है? तो मेलेबल इम्प्लांट्स को पेनिस के अंदर रेगुलर सर्जरी डाला जाता है, जैसे हम इसमें सर्जरी कर रहे हैं। तो मेलेबल इम्प्लांट्स और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स, कोई भी इम्प्लांट है तो उसके अंदर 2 टेक्निक होती है डालने की। एक होती है पिनोस्क्रोटल, मतलब सामने की तरफ से, या अगर आप खड़े पेनिस की बात करें नीचे की तरफ से, और एक होता है इंफ्राप्यूबिक, मतलब जो पेनिस है उसके पीछे की तरफ से, या नॉर्मली अगर आप खड़े हो तो ऊपर की तरफ से। हम नॉर्मली पिनोस्क्रोटल यूज करते हैं बिकॉज पिनोस्क्रोटल में इंसिजन साइज बड़ा होता है और हमें स्पेस ज्यादा मिलती है, क्योंकि मेलेबल इम्प्लांट्स जो है वो कभी छोटे नहीं हो पाते, उनका साइज फिक्स रहता है। तो अगर हमें अच्छे साइज में इम्प्लांट डालना है तो हमें स्पेस काफी चाहिए होती है। तो मोस्टली वर्ल्ड ओवर जो मेलेबल इम्प्लांट्स है वो या तो डलते हैं पिनोस्क्रोटल रूट से जो हम यूज कर रहे हैं, या डलते हैं सरकम कॉर्नल रूट से, मतलब सरकमसिजन करके, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ पर ऑलरेडी फोरस्किन नहीं होती। पर इंडिया जहाँ पर फोरस्किन बहुत कॉमन है, वहां पर हम लोग नॉर्मली इसको पिनोस्क्रोटल रूट से या नीचे पेनिस में इंसिजन करके इस इम्प्लांट को डालते हैं। क्या मैलिएबल इम्प्लांट कंफर्टेबल होता है? यस, तो मेलेबल इम्प्लांट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, क्योंकि ये इम्प्लांट्स में एक गलतफहमी ये है कि इम्प्लांट्स में आपका लिंग हमेशा इरेक्ट रहेगा या खड़ा रहेगा। तो कई पेशेंट्स को ये लगता है कि इम्प्लांट लगवा लेंगे तो हमारा पेनिस हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जो इम्प्लांट्स है वो सपोर्ट के लिए होते हैं, सिस्टम को हेल्प करने के लिए होते हैं। तो मोस्टली इम्प्लांट लगाने के बाद सेमी इरेक्ट रहता है, इसलिए इसको सेमी रिजिड इम्प्लांट्स बोलते हैं। नॉर्मल अवस्था में जब अराउज नहीं हो, सेक्सुअली डिजायर नहीं है, वो पेनिस सॉफ्ट रहता है, आराम से नीचे बेंड हो जाता है। और जब आपको अराउजल आता है, इसको इम्प्लांट को ऊपर करेंगे, ब्लड सप्लाई चलेगी, तब जाके पूर्णतः हार्डनेस बनती है। और नॉर्मल डेली लाइफ में एक्सरसाइज के लिए, घूमने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, जीन्स के लिए, फॉर्मल्स के लिए, स्विमिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ये इम्प्लांट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल रहते हैं। कपड़ों के अंदर पेनिस को कैसे हाइड कर सकते हैं? और जैसे आप नॉर्मल पेनिस को हाइड करते हो वैसे हाइड करोगे। तो मेलेबल इम्प्लांट में क्या है, हीलिंग के 4 हफ्ते के बाद ये इम्प्लांट प्रॉपर्ली बेंड हो जाते हैं। बेंड हो जाते हैं मतलब कि इनको आप नीचे ऊपर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और जैसे आप एक नॉर्मल पेनिस को, अपने नॉर्मल लिंग को अपने अंडरवेयर में छुपाते हैं, वैसी तरह इसको भी आप डाउन करके अपने कपड़ों में आराम से छुपा सकते हैं। तो नॉर्मल अगर आपने सपोज मेलेबल इम्प्लांट कराया है तो हाँ डेफिनेटली साइज बढ़ जाता है, थोड़ा बड़ा दिखेगा, पर ये नॉर्मल लिंग की तरह आप इसको अपने कपड़ों में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके अपने अंडरवेयर में, रेगुलर कपड़ों में इसको छुपा सकते हैं। मैलिएबल इम्प्लांट को कहाँ लगाया जाता है? तो इम्प्लांट जो है वो पेनिस के अंदर डलता है, शरीर के अंदर। तो जो इम्प्लांट है वो पेनिस के बाहर डलता नहीं है। तो आप समझिए जैसे पेनिस में जो भी नॉर्मल सेंसेशंस है, पेशाब की, सेक्स की, अराउजल की, डिस्चार्ज की, फीलिंग की, वो सब नॉर्मल बनी जाती है, क्योंकि हमने पेनिस को कुछ नहीं करना है। हमने सिर्फ जो लिंग है, लिंग के अंदर स्पेस बना के जहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है उस एरिया में सपोर्ट के लिए इम्प्लांट को खड़ा करना है। ये इम्प्लांट कितने साल तक चलता है?
वो मैलेबल इम्प्लांट्स नॉर्मली सेमी-ड्यूरेट इम्प्लांट्स है, ये नॉर्मली लाइफ टाइम चलते हैं। ये इम्प्लांट्स में खराब होने कुछ है नहीं। इन इम्प्लांट के अंदर सिंपल हिंज और सिलिकॉन की रॉड्स होती है। वो कंपनियां कहती है कि ये इम्प्लांट्स लाइफ लॉन्ग चलेंगे और चलते भी है। इन इम्प्लांट्स में खराब होने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनकी जो हिंज है कुछ बार कुछ % लोगों में ढीली हो सकती है, जिसको कंपनियां गारंटी में रखती है। तो आइडियली अगर हिंज का ढीलापन को हटा दे तो ये इम्प्लांट्स तकरीबन 25-30 साल तक कंफर्टेबली आदमी को एक्चुअल लाइफ एंजॉय करने का टाइम देते हैं। तो ये आ गया आपके सामने रिजिकॉन रिजिटेन मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट्स। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और पुराने वीडियोस में पहले भी देखा हुआ है, रिजिकॉन एक मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट है। मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट्स मतलब कि ऐसे इम्प्लांट्स जिनको इंग्लिश में SRPP या सेमी रिजिड पेनाइल प्रोस्थेसिस बोलते हैं। इन इम्प्लांट्स के अंदर ये वाला पार्ट हार्ड होता है जो से काम आएगा। ये पार्ट बॉडी में जाता है बोन पे स्टेबिलिटी के लिए, और ये हिंज होता है। हिंज का मतलब ये है कि इसके बाद आप इस इम्प्लांट को नीचे कर सकते हैं, और जब आपको इंटरकोर्स करना हो तो इसको ऊपर कर सकते हैं। तो जो ये हिंज है, ये हिंज अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरह की आती है। ये रिजिटेन इम्प्लांट है, इसकी हिंज स्टेनलेस स्टील की होती है, टाइटेनियम कोटेड होती है। जो टेक्ट्रा है उसकी भी स्टेनलेस स्टील की होती है, कोलोप्लास्ट की सिल्वर की होती है। तो ये हिंज का जो ये बेंडेबिलिटी है, कितना बेंड होगा, कितनी स्टिफनेस आएगी, कितनी बार बेंड कर सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि किस चीज से ये हिंज बना हुआ है। रिजिकॉन कंपनी अपने इम्प्लांट्स की हिंज को लाइफ टाइम वारंटी देती है, मतलब कि आप जीवन भर को अप डाउन करते रहो, ये हिंज ना ढीला होगा ना खराब होगा, और ढीला खराब होगा तो कंपनी फ्री इसको वर्ल्ड ओवर रिप्लेस करेगी। तो वी आर गोइंग टू पुट दिस इम्प्लांट। इस इम्प्लांट में कुछ बेनिफिट्स और भी है। रिजिकॉन इम्प्लांट में जो टिप है वो राउंड है, सॉफ्ट है, ताकि ग्लांस में दर्द ना हो। हाइड्रोफिलिक कोटिंग है ताकि आराम से चले जाए। एंटीबायोटिक कोटिंग है ताकि इन्फेक्शन ना हो। टिप सॉफ्ट है, इस कारण से इरोजन के टाइम पे इम्प्लांट फट के बाहर नहीं आएगा। हिंज स्टेनलेस स्टील की है ताकि प्रॉपर्ली बेंड हो जाए। अच्छी बेंडेबिलिटी है ताकि आप इसको प्रॉपर्ली कंसील कर पाओ। इम्प्लांट की हार्डनेस अच्छी है ताकि आप अच्छे से कर पाओ, और कंसीलेबिलिटी और हार्डनेस में बहुत अच्छा बैलेंस है ताकि आपको इस इम्प्लांट से लाइफ टाइम सेक्सुअल एंजॉयमेंट करने का मौका मिले। इम्प्लांट करवाने के बाद सेक्स के दौरान आपके पार्टनर को कैसा फील होता है? इम्प्लांट कराने के बाद पार्टनर को फील होता है जैसे नॉर्मल पेनिस किसी पार्टनर को फील होता है, क्योंकि इम्प्लांट के बारे में सिर्फ आपको पता है, आपके पार्टनर को पता होने का कोई तरीका है भी नहीं, और ना उनको पता चलेगा कभी, क्योंकि इम्प्लांट जो है वो पेनिस के अंदर है। बार बार बोलता हूँ कि इम्प्लांट जो है वो लिंग के अंदर होता है, इम्प्लांट लिंग के बाहर नहीं होता है। वो जो नॉर्मल पार्टनर है या लेडीज है, उसको तो एक इरेक्शन में या तनाव में जो एक लिंग है, मेल ऑर्गन है, वही दिखता है। फीलिंग उस चीज की आती है, वही प्लेजर आता है, आपको प्लेजर वही आता है, वही डिस्चार्ज होता है, वही सब कुछ होता है। वो जो एक नॉर्मल आप सोचोगे वैगरा गोली खा के जब इंटरकोर्स कर रहे हो, तरह एक इम्प्लांट लगा के आप संबंध बनाओगे, इसके और नॉर्मल इंटरकोर्स में कोई भी ऐसा कोई फर्क है नहीं। क्या बार बार बेंड करने से इसमें पेनिस के टिश्यू पर कोई स्ट्रेस या डैमेज तो नहीं होता? नहीं। पहली बात है, आपको इम्प्लांट को बेंड कब करना है? बेंड करना है जब वो पेशाब करना है या नॉर्मल अवस्था में। नॉर्मल अवस्था में ढीले पेनिस में जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली खड़े पेनिस के अंदर आप इसको बेंड नहीं करोगे, तो जब इरेक्शन आया हो, जब उत्तेजना में हो, अराउजल में हो, तब इसको बेंड नहीं करना है, और बेंड होगा भी नहीं। पर नॉर्मल अवस्था में तो जो पेनिस बेंड होता है ऊपर नीचे तो होगा, उसमें टिश्यूज पे क्या असर है? कोई असर नहीं आएगा। अगर पेनिस इम्प्लांट टूट जाए तो कैसा पता चलेगा? तो पेनिल इम्प्लांट्स में इसको फ्रैक्चर बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन को। जब एग्रेसिव की वजह से या बहुत ज्यादा बेंडिंग की वजह से अंदर का हिंज टूट जाए, तो अंदर का हिंज टूटेगा तो कभी भी दोनों ही टूटते नहीं, एक ही टूटता है। तो एक टूट भी जाए तो भी दूसरे इम्प्लांट से आप नॉर्मल सेक्स, नॉर्मल जिंदगी कर सकते हैं। खाली फर्क लगेगा कि टूटने से आपको थोड़ा सा ढीलापन आएगा, जो हम नॉर्मली एक्सरे की मदद से डायग्नोज कर सकते हैं। तो अगर बाई चांस बहुत अनलकी हो, कोई 1000-2000 में किसी मरीज का एक इम्प्लांट सपोज टूट जाए, फ्रैक्चर हो भी जाए, तो उससे कुछ भी चेंज नहीं होता है, आपकी लाइफ को फर्क नहीं आएगा। आप उसको आराम से अपनी वारंटी में टाइम के साथ, साल में, 2 साल में, 5 साल में चेंज करा सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं।